अच्छा जी सर, हम आते हैं अपने सेकंड वीडियो की तरफ और इसी सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे रिकवरेबल अमाउंट। देखो, जहन में ये रखो कि तुम्हारे पास ये फोटोकॉपी की एक मशीन है, ठीक है जी, ये तुमने खरीदी थी किसी ज़माने में। अभी तुम इस एसेट से क्या रिकवर कर सकते हो, निकाल के आ सकते हो, कितना पैसा निकाल सकते हो, ये सोचो सिर्फ। अच्छा, पैसा निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो उसको बेच के आ जाऊँ। बेचूंगा तो वो क्या होगी, फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू में भी एक प्रॉब्लम है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है वो ज़रा सुन लो। फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी फोटोकॉपी की मशीन, अपनी जो मेरे पास मौजूद है, अपनी मशीन, अगर मैं ये जाके मार्केट में बेचूं तो दुकानदार इसकी एक कीमत लगाएगा। दुकानदार जो मेरे एसेट की कीमत लगाएगा उसको हम बिड प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिड प्राइस कहते हैं। अच्छा, मेरे जैसा एसेट, जैसे मेरी फोटोकॉपी की मशीन है ना, इस जैसा एसेट दुकानदार के पास भी मौजूद होगा। ठीक है जी सर, इस जैसा एसेट, अगर मैं उसकी कीमत दुकान वाले से पूछूं कि मैंने खरीदनी एक फोटोकॉपी की मशीन, बेचनी नहीं है, मैंने अपनी फोटोकॉपी की मशीन जैसी एक और खरीदनी है, तो सर ऐसी प्राइस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, हम रिप्लेसमेंट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है जी। मैं अपनी मशीन जिस रेट पे बेचने जा रहा हूं, जो मैं अपने मुंह से ऑफर कर रहा हूं, अपनी मशीन का खुद रेट मैं लगा रहा हूं जी, ये कहलाता है ऑफर प्राइस। मिसाल के तौर पर मैं अपने फोटोकॉपी की मशीन बेचने गया, दुकान वाले ने कहा ये 100 रुपये की खरीदूंगा मैंने कहा तुम्हारे पास जो मशीन पड़ी है, उसने कहा ये 150 वाली है। मैंने कहा यार मैं तो अपनी ये फोटोकॉपी की मशीन 120 रुपये में बेचना प्रेफर करूंगा। अब मुझे बताएं इसमें फेयर वैल्यू क्या है। सर वो प्राइस जो आपके एसेट की मार्केट ने लगाई है ना, ये बिड प्राइस। आप अपने एसेट की क्या मांग रहे हो, ये फेयर वैल्यू नहीं है। आप के एसेट जैसा एसेट उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू इज बिड प्राइस। पहली चीज़ तो आपने ये देख ली जनाब, बिड प्राइस। फिर सर कॉस्ट टू सेल, ये क्या जनाब? कॉस्ट टू सेल, सर वो सारे ज़रूरी खर्चे, ज़रूरी लाजमी खर्चे, सर जो एसेट को बेचने पे आएंगे, सर दैट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ठीक है जी, दैट इंक्लूड्स ब्रोकरेज, ठीक, दैट इंक्लूड्स लीगल चार्जेस, दैट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन टैक्सेस। ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस क्या है? आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो बेचो तो उसकी वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे देना पड़े, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस होंगे। ये इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। एसेट को खरीदने का टैक्स है जो वैल्यू की बेसिस पे लग रहा है, ठीक है जी। डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन पे लग रहा है, गेन पे नहीं लग रहा है, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा जी सर, बाज़ औक़ात जो है वो आपको एसेट बेचने के बाद, जब आप एसेट बेच दोगे तो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी मार्केट में कि यार ये तो अपने एसेट्स बेच रहे हैं। फिर आप क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो, इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट इनकर करते हो, ये हमारे लिए कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगा। आपके एम्प्लॉय सर सीधे हाथ से मशीन चलाते थे, अब मशीन चली गई है, अब उनको हम कह रहे हैं उल्टे हाथ से काम करना पड़ेगा, तो वो ट्रेंड नहीं है, तो रीट्रेनिंग कॉस्ट, रीट्रेनिंग कॉस्ट भी कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी। फिर सर आपने एक मशीन उठा के बेच दी, बाकी मशीनों के लिए जो है वो जगह जगह खाली हो गई, आपने बाकी मशीनों को रीअरेंज कर दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, रीअलाइनमेंट कर दिया। आपने अपने प्रोडक्शन सेटअप को, पुरानी मशीन, एक मशीन निकली, बाकी मशीनों के लिए आपने जगह थोड़ी थोड़ी बना दी, मजदूर बुलवाए, उठा के इधर उधर की। ये रीअलाइनमेंट कॉस्ट भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, कॉस्ट टू सेल में नहीं डालनी। याद रखना, कॉस्ट टू सेल में सिर्फ वो खर्चे डालने हैं जो ज़रूरी हों, ऐसा। फिर कॉस्ट टू सेल सर दो टाइप की होगी। एक आपने जो इमीडिएटली पे करनी है वो, और एक आपको मे भी पे करना पड़ेगी बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने या उससे आगे पे करना पड़ेगी। बाज़ औक़ात कॉस्ट टू सेल ऐसा होता है, ब्रोकरेज हम कहते हैं ब्रोकर को, एसेट अभी बेच देते तो ब्रोकरेज 1 साल बाद दे दूंगा। तो याद रखना भैया, अगर 12 महीने या उससे आगे जा रही होगी कॉस्ट टू सेल, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। जो इमीडिएटली पे कर रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी। डन। अब आ जरा सर यहाँ देख लें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बिड प्राइस, ठीक है जी, ऑफर प्राइस नहीं, रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं, ठीक है जी, कॉस्ट टू सेल लाजमी ज़रूरी खर्चे, इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट नहीं, रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन की रीअलाइनमेंट कॉस्ट नहीं, ठीक है जी। इमीडिएट वाले को ऐसे ले लेना कॉस्ट टू सेल में, और सर अगर हमारे पास बियॉन्ड 12 मंथ जा रहा हो तो आपने इसकी क्या निकाल लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। डन। दूसरी तरफ सर वैल्यू न्यूज़, वैल्यू न्यूज़ क्या है सर? आपने इसको बेचने की तो सारी कहानी सुना दी ना। वोट इफ के मैं इस एसेट को इस्तेमाल करना चाहूँ,
तो इस एसेट को इस्तेमाल करने से दो कैश फ्लो आपको मिलेंगे। एक तो उसको पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करना है, इसकी यूज़फुल लाइफ पे इस्तेमाल करने पे जो कैश फ्लो मिलेंगे वो कहलाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम द यूज़ ऑफ एसेट। और सर लाइफ के एंड पे, अभी नहीं, लाइफ के एंड पे जब मैं इसको बेचूंगा तो इसके डिस्पोजल से भी कैश फ्लो निकलेगा। याद रखिएगा ये सारे कैश फ्लोज की आपने क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब हम वैल्यू इन यूज़ पे डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वैल्यू इन यूज़ में कौन कौन से कैश फ्लोज रखने और कौन कौन से नहीं रखने। ठीक है जी, याद रखना एसेट को इस्तेमाल करके या बेच के जिस चीज़ में ज़्यादा पैसा निकलेगा वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी। ठीक है जी, कि इस एसेट से हम मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं। बेचेंगे 100 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये का कॉस्ट टू सेल आएगा 95। इस्तेमाल करेंगे, चलाएंगे, 10 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, एंड में जाके बेचेंगे सर 115 रुपये मिलेंगे। तो बताएं इसकी वैल्यू न्यूज़ कितनी है, सॉरी इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। दोनों में से जो ज़्यादा है सर एक प्रूडेंट बंदा वो रिकवर करेगा 115। व्हाट इफ के ये 85 होती, मैं कहता जी हम रिकवर करेंगे 95। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कहाँ से हो सकती है, वो वैल्यू कहलाएगी रिकवरेबल अमाउंट, या इस्तेमाल करके या बेच करके। ठीक है जी, आई होप ये पूरा लेक्चर आपके जहन में बैठ गया होगा। हम जा रहे हैं सर अपने तीसरे पार्ट ऑफ द लेक्चर के ऊपर, जहाँ वैल्यू न्यूज़ की हम डिटेल कैलकुलेशन देखने वाले हैं। थैंक यू।